हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाई स्टडी इजी लर्निंग। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसके पहले 70 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी जो है 71 नंबर के क्वेश्चन से करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सीधे क्वेश्चन देखना ही शुरू करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दृश्य किरणों का तरंगदैर्ध्य का परास कितना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 390 से 780 नैनोमीटर होता है। ठीक है, तो जो दृश्य विकिरण है इसकी खोज अगर हम लोग देखें तो न्यूटन ने किया था। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने किया था और इन्हीं किरणों के माध्यम से वस्तुओं को देख पाते हैं हम लोग, इसलिए इसका नाम दृश्य किरणें है, इसलिए इसको दृश्य किरणें कहते हैं। इसके तरंग का परास जो है 390 से 780 नैनोमीटर के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें जो है सूचियाँ दी गई हैं, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। तो इसको चलिए हम लोग मिलान करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जो है ये हो जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस हो जाएगा। और दूर दृष्टि दोष जो है उत्तल लेंस हो जाएगा। और जरा दृष्टि दोष ये हो जाएगा द्विफोकसी लेंस। और अबिंदुकता बेलनाकार लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस का यूज होता है, दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कूट में दे दिया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा केवल 2। केवल जो 2 है, जो दूसरी बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। जो माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, जबकि जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर जो होता है वो जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, इस वजह से जो पहला कथन है ये गलत हो जाएगा और जो दूसरा वाला कथन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर का, 74 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें भी जो है सूचियाँ दी गई हैं, इनकी मिलान करना है। तो डाइन, एम्पियर, अर्ग, कैंडेला। तो इसमें जो है कह रहा है कि मिलान कीजिए। तो जो डाइन है ये हो जाएगा बल, एम्पियर का हो जाएगा विद्युत धारा, अर्ग हो जाएगा कार्य, कैंडेला ज्योति तीव्रता। तो एकदम सामने सामने दिया है, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा इसका मिलान, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। वेंचुरी मीटर बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है। ज्वालामुखी का लावा अपने श्यानता के कारण बहता है। तो सत्य कथन की पहचान कीजिए, इसमें सत्य कथन बताना है। तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा। 1 और 2 जो है ये बिल्कुल सत्य है। तो पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये बिल्कुल सही है। वेंचुरी मीटर बर्नौली के प्रमेय पर कार्य करता है, ये भी सही है। यह बहते हुए नली में जल के प्रवाह को मापता है। जबकि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का लावा अपने श्यानता के कारण नहीं बल्कि अपने घनत्व के कारण बहता है। ठीक है, घनत्व के कारण बहता है, क्योंकि जब भी कोई द्रव अपने क्रांतिक वेग से अधिक वेग में जब भी कोई द्रव अपने क्रांतिक वेग से अधिक वेग से प्रवाहित होता है तो वह श्यानता से नहीं अपितु अपने घनत्व से बहता है। तो इस वजह से यहाँ पे घनत्व होना चाहिए, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, आगे देखते हैं 76 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है बोल रहा है, तो ये हरा हो जाएगा। हरा रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पत्तियां जो है हरे रंग को परिवर्तित कर देती हैं, अर्थात पत्तियों के पास हरा रंग नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक लाल रंग के प्रकाश में और सबसे कम अगर देखा जाए नीला अथवा बैंगनी रंग के प्रकाश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। लैमिनेरिया नामक समुद्री शैवाल आयोडीन का प्रचुरतम स्रोत है। डीपीटी का टीका ट्रिपल एंटीजन के रूप में जाना जाता है। गलसुआ में मुख्यतः हमारी आंख प्रभावित होती है।
सल्फा ड्रग मुख्य रूप से प्रतिजीवाणु औषधि है, तो इसमें असत्य कथन बताना है तो सी हो जाएगा। गलसुआ में मुख्यतः हमारी आंख प्रभावित होती है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो गलसुआ है ये मुख्यतः हमारे लार ग्रंथियों में सूजन के कारण होता है, तो इससे अगर देखा जाए तो लार ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं। ठीक है, और यह जो है एक विषाणु जनित रोग है। लार ग्रंथियों में भी यह कान के पास पाई जाने वाली पैरोटिड ग्रंथि में सूजन के कारण होता है, तो ग्रंथि का नाम याद रखिएगा, पैरोटिड ग्रंथि। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक पदार्थ हो जाएगा। एस्किमो जनजाति के लोग उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रहते हैं, उनके घरों को इग्लू कहते हैं। इग्लू किस कारण रहने लायक गर्म वातावरण प्रदान करते हैं, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा संवहन विधि हो जाएगा। तो एस्किमो जनजाति के लोग इग्लू नामक दोहरे दीवार की घरों में रहते हैं, जो कि बर्फ का बना होता है। बाहर का जो वातावरण है ये काफ़ी ठंडा, अर्थात तापमान बहुत कम होने के कारण बाहर की दीवार ठंडी रहती है, परंतु जो अंदर की दीवार है ये बाहर की दीवार से अलग होने के कारण घर में बनी रहती है, अर्थात बाहरी और आंतरिक दीवार के मध्य वायु भरा रहता है, जो अंदर के वातावरण को रहने लायक बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, संवहन विधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का जो है, इसमें कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन और गाजर में लाल रंग कैरोटीन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। जो गाजर में लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। ठीक है, एंथोसाइनिन के कारण होता है गाजर में लाल रंग, जबकि गाजर का जो नारंगी रंग है ये कैरोटीन के कारण होता है। जो नारंगी रंग है ये कैरोटीन के कारण होता है। बाकी जो दिया गया है तीनों, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन हो जाएगा, प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन, सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस दैहिक प्रक्रिया में पौधों से बूंद के रूप में अतिरिक्त जल का निष्कासन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदु स्राव हो जाएगा। तो जब वाष्पीकरण की दर कम होती है और अतिरिक्त जल घास और अन्य घासीय पौधों की पत्तियों के शीर्ष पर खुली शिराओं के आसपास बूंदों के रूप में जमा हो जाता है, तब इसके तरल चरण में जल के इस निष्कासन को बिंदु स्राव बोलते हैं। ठीक है, बिंदु स्राव कहते हैं उसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें सही कथन बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 और 2 जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था 1858 वाला। तो 1857 के जो महाविद्रोह हुआ था, उसके बाद ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने तथा देश में प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था। इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी, तो उसमें जो है भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर उसे ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रक मंडल भी बोलते थे, तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसे निदेशक मंडल बोलते थे, इनको समाप्त कर दिया गया तथा उसके समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया गया। ठीक है, भारत सचिव को दे दिया गया था। और भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक भारत परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देशिका संविधान का एक भाग है, उद्देशिका में संशोधन नहीं किया जा सकता, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, और सही कथन बताना है इसमें। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद था, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। और ये वाद कब आया था, तो ये 1973 में
ठीक है, ये भी आता है वगैरह मिलान करने के लिए, तो ईयर भी ध्यान रखिएगा। तो इस वाद के अनुसार उद्देशिका संविधान का भाग है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और संविधान के अन्य उपबंधों की भांति उद्देशिका में भी संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि संविधान का मूल ढांचा प्रभावित न हो। इस निर्णय के अनुसार उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है और इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि भारत में निम्न में से किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं था। तो जो शामिल नहीं था ये अखंडता हो जाएगा, अखंडता। ठीक है, अखंडता शामिल नहीं था। 1976 के जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन, उसके प्रस्तावना में, उसके संशोधन में क्या किया गया था। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, और जो अखंडता है ये शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं शामिल था, तो इस वजह से सी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं है। तो संसदीय शासन, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसमें जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं था। ठीक है, ये ब्रिटिश संविधान से प्रेरित नहीं था। तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन, द्विसदनीय व्यवस्था तथा विधि का शासन के तत्व ब्रिटिश संविधान से प्रेरित हैं, जबकि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से प्रेरित है। जापान, ये जापान से लिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर का। तो इसमें जो है कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में शामिल है। तो भारत की संसद, राज्यों की सरकारें, सभी स्थानीय प्राधिकारी। तो बताना है कि कौन सा विकल्प सही है इसमें से। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों जो है बिल्कुल सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है, तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि राज्य शब्द अनुच्छेद 12 में दिया गया है, और भाग अगर देखें तो भाग 3, अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार राज्य शब्द में शामिल है क्या क्या है। तो भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। तो ये सब जो है शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निम्न में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 86वें संशोधन के द्वारा। और ये जो 86वें संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, 2002 में। 86 संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद अगर देखें तो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया तथा 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बालकों, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, नहीं है पूछा है कि कौन सा सत्य नहीं है। पहला है कि ये संविधान में भाग 4 में उल्लिखित है। दूसरा है इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। ये न्यायालय में वाद योग्य है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ये न्यायालय में वाद योग्य है, ये जो है सत्य नहीं है। ठीक है, तो अगर देखें नीति निर्देशक तत्व के बारे में तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और ये जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ये यहाँ पे लिखा है वाद योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, अर्थात उनको लागू न करने की दशा में न्यायालय में वाद नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर।
इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए निम्न में से कौन सी योग्यता विहित नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, पहला तो ये दिया हुआ है। दूसरा है उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो इसमें बताना है कि सही कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं यार 91 नंबर का जो क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान की 91वें जो 91 नंबर का संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या संसद के निम्न सदन अर्थात लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि संसद के प्रति। इस प्रकार केवल एक सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ संसद नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, लोकसभा हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा महान्यायवादी, महान्यायवादी होता है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद देखें अगर तो 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी, महान्यायवादी। लोकसभा का सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसे संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत निर्धारित अन्य योग्यताएं धारण करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स यहाँ से जो है रीजनिंग के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं सिर्फ जीएस के और जो भी करंट वगैरह के क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग जो है जीएस वाले क्वेश्चन देखते हैं। दक्ष से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्ष एक वेब आधारित एप्लीकेशन है, यह एक एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। यहाँ पे असत्य कथन बताना है कि कौन सा असत्य है, तो सी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। तो कोई भी असत्य नहीं है, यानी कि जो दोनों दिए गए हैं बिल्कुल सत्य है, ठीक है, कोई भी असत्य नहीं है इसमें से। अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर का। इसमें है कि कोविड बचाव के लिए नाक से दिया जाने वाला विश्व का पहला टीका वैक्सीन कौन सा है? तो ये हो जाएगा इनकोवैक, इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं 108 नंबर का जो क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा घर हो जाएगा। तो नवंबर 2000 इसमें जो है हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को डिजिटल ट्रैकिंग और निगरानी के लिए घर नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नवंबर 2022 में किस राज्य की सरकार ने गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार ने शुरुआत की है, ठीक है। और इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल की आपूर्ति का लक्ष्य है। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट भारत में कहाँ स्थापित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हजीरा में स्थापित होगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के हजीरा जो है कहाँ पे है? तो ये जो है गुजरात में है। गुजरात के हजीरा में विश्व का सबसे बड़ा व भारत का पहला कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो इसको जो है याद रखिएगा। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चित कडाउर स्लेंडर लेरिस अभयारण्य कहाँ स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु हो जाएगा। दासपारा गांव को देश का पहला बायो विलेज जैव गांव के रूप में मान्यता दी गई है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में स्थित है ये। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा, सॉरी, इसका जो आंसर है त्रिपुरा हो जाएगा। इसका जो आंसर है अभी देखते हैं, इसका आंसर त्रिपुरा हो जाएगा। दासपारा गांव को देश का पहला बायो विलेज के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये जो है त्रिपुरा राज्य में स्थित है। त्रिपुरा के सिपाही जला जिले के दासपारा गांव को देश का पहला बायो विलेज के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस गांव में कृषि में जैविक उर्वरक का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। प्रचंड क्या है? तो जो प्रचंड है ये बताना है कि क्या है। तो हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो प्रचंड LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये। ठीक है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। यह फ्रांसीसी मूल के शक्ति इंजनों द्वारा संचालित है। यह विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर हथियारों और ईंधन के काफ़ी भार के साथ उतरने और उड़ने में सक्षम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व का पहला CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये गुजरात में किया है। इसका आंसर ये हो जाएगा 29 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भावनगर में, अगर गुजरात में भी पूछें तो भावनगर में, ठीक है, गुजरात के भावनगर में विश्व के पहले CNG टर्मिनल का शिलान्यास किया है। तो चलिए ये हो गया, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवंबर 2022 में किसे चुनाव आयोग में निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अरुण गोयल, अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर निर्वाचन आयोग के बारे में देखें तो ये जो है एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और इस समय मुख्य निर्वाचन जो है कौन बनाए गए हैं, किसको नियुक्त किया गया है? तो अरुण गोयल को नियुक्त किया गया है। इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो नवनियुक्त प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति और देश दिया हुआ है, तो बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो अनवर इब्राहिम मलेशिया, नताशा पिरक मुसर स्लोवेनिया, अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक और जॉर्जिया मेलोनी स्पेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जॉर्जिया मेलोनी। ये गलत दिया हुआ है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इटली की ये जो है नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पे स्पेन लिखा हुआ है। और जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा हमार बेटी हमार मान अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, हमार बेटी हमार मान अभियान के तहत महिला पुलिस अफसरों ने बालिकाओं से मुलाकात कर उन्हें उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और उनके अधिकारों से संबंधित जानकारी प्रदान की है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताना है कि सुमेलित है व्यक्ति और नियुक्ति, बताना है सुमेलित कौन सा है। तो शुभ्रकांत पांडा नौसकाम के अध्यक्ष, ऋतुराज अवस्थी सतर्कता आयुक्त, रोजर बिन्नी हॉकी संघ के अध्यक्ष, ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष। जो शुभ्रकांत पांडा हैं ये फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, फिक्की के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जो ऋतुराज अवस्थी हैं ये विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और रोजर बिन्नी जो हैं ये BCCI के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ग्रेग बार्कले ICC के अध्यक्ष बने हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 119 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि सुमेलित नहीं है। तो फॉरगॉटेन रिफ्यूजीज नंदिता हक्सर, द लिविंग माउंटेन PC बाला सुब्रमण्यम, डिवोर्स एंड डेमोक्रेसी सौम्या सक्सेना, द लास्ट वाइट मैन मोहसिन हामिद। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द लिविंग माउंटेन PC बाला सुब्रमण्यम। इसका आंसर बी हो जाएगा।
ठीक है। इसके जो लेखक हैं द लिविंग माउंटेन, इसके लेखक अमिताभ घोष हैं। कौन है? तो अमिताभ घोष हैं इसके लेखक। यहाँ पे पीसी बाला सुब्रमण्यम, ये सही नहीं है। बाकी जो तीनों दिया गया है, पुस्तक है और उसके लेखक का नाम दिया गया है, तो बिल्कुल सही सुमेलित है, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये चर्चा में है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर का। इसमें कह रहा है सुमेलित है, तो एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ नोबेल पुरस्कार। एनी एनॉक्स रसायन, के बैरी शॉर्पलेस साहित्य, स्वांते पावो भौतिक, डगलस डब्ल्यू डायमंड अर्थशास्त्र। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डगलस डब्ल्यू डायमंड अर्थशास्त्र। ये गलत है, ठीक है। बाकी जो है, जो तीनों दिए गए हैं ये बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसमें पूछा है कि सुमेलित है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। केवल एक सुमेलित है, डगलस डब्ल्यू डायमंड। बाकी जो तीनों दिया गया है ये सुमेलित नहीं है, ये तीनों गलत दिया हुआ है। चौथा वाला जो है ये बिल्कुल सही सुमेलित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं रसायन में किसको मिला था नोबेल पुरस्कार। तो कैरोलिन आर बर्तोजी को मिला था और मॉर्टन मेल्डल, के बैरी शार्पलेस को मिला था, ठीक है। और साहित्य में एनी एनॉक्स को मिला था, एनी एनॉक्स को साहित्य में मिला था। और जो है स्वांते पाबो को चिकित्सा में मिला था, स्वांते पाबो जो है यहाँ पे इनको चिकित्सा में मिला था। और जो एलेन क्लॉन्जर जिलिंगर इनको भौतिक में मिला था, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग नोबेल पुरस्कार जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलते हैं अब आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। यह दक्षिण भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथक का नाम कथाकारों की कथा से जुड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो नृत्य है कथक, ये दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है, ये उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी जो है पहला और तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर का। तो इसमें जो है, इसमें कह रहा है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये तो सबको पता है, ये वृंदावन में स्थित है। कहाँ स्थित है? वृंदावन में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये वृंदावन शहर यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। और इसका अगर निर्माण हम लोग देखें तो स्वामी हरिदास द्वारा करवाया गया था। और वाराणसी जो है भगवान विश्वनाथ के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी। तो जबकि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है और अयोध्या जो है ये भगवान राम की जन्मस्थली है। यहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माणाधीन है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123 नंबर का जो है, इसको देख लेते हैं। इसमें कह रहा है उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो चलिए देखते हैं, थारू, खासी, बुक्सा, राजी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 पाई जाती हैं, ठीक है, यानी कि थारू और बुक्सा। तो उत्तराखंड के अलग होने के पश्चात उत्तर प्रदेश में जो पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं थारू, बुक्सा, खरवार, परहिया, सहरिया, ये सारी जो हैं पाई जाती हैं। अगर जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273 है और राज्य के लगभग सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा बरेली में स्थित है, बरेली में स्थित है, ठीक है। बरेली के इज्जत नगर में स्थित है, बरेली के इज्जत नगर में स्थित है, ठीक है, इज्जत नगर में। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विषयों पर शोध किया जाता है और इसकी जो स्थापना है 1979 में हुई थी, 1979 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा, संत कबीर नगर भदोही,
सिद्धार्थनगर, नौगढ़। तो इसमें कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है। तो ये हो जाएगा संत कबीर नगर, भदोही। संत कबीर नगर, भदोही हो जाएगा। संत कबीर नगर जिले का जो मुख्यालय है ये खलीलाबाद है, न कि भदोही है। तो यहाँ पे ये होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे नहीं कर लेते हैं हम लोग, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो संत कबीर नगर जिले का जो मुख्यालय है ये खलीलाबाद है, ठीक है, भदोही नहीं है। बाकी भदोही जो है उत्तर प्रदेश का एक अलग जनपद है जो कि वाराणसी और प्रयागराज आदि जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। बाकी जो तीनों दिए गए हैं, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, तो इन सब का मुख्यालय है। तो बिल्कुल सही है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर का। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को कांस्य नगरी के नाम से जाना जाता है। यह जिला रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा केवल दो जो है ये सही है। तो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद जिला है इसको पीतल नगरी कहते हैं, कांस्य नगरी नहीं बोलते हैं, इसको जो है पीतल नगरी बोलते हैं, पीतल नगरी, ठीक है, कांस्य नहीं। इस प्रकार पहला कथन गलत हो जाएगा। और यह जिला जो है रामगंगा नदी के तट पर स्थित है, दूसरा सही है। मुरादाबाद जो है पीतल के काम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से पीतल के सामान देश विदेश को निर्यात किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 127 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। तो सुरमा उद्योग बरेली, कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जो ये औद्योगिक नगर हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित हैं। और भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक जो है ब्लैक पाटरी उद्योग अगर हम लोग कहें कहाँ है तो वो आजमगढ़ में स्थित है, ठीक है। और प्लाईवुड उद्योग अगर देखें तो नजीबाबाद, सीतापुर, सहारनपुर तीनों जगहों पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 8। तो उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के 8 राज्यों से मिलती है। तो चलिए हम लोग वो राज्य भी देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो इस तरह से 8 राज्यों से मिलती है सीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 129। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। कनक भवन झांसी, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बादा, देवा शरीफ बाराबंकी। तो कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है। तो इसमें भी सही सुमेलित 3 तो सही सुमेलित है, 1 नहीं सही सुमेलित है। तो यहाँ पे भी होना चाहिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे उल्टा ही पूछ दिया है, नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि जो कनक भवन है ये अयोध्या में स्थित है। कनक भवन जो है अयोध्या में स्थित है, झांसी में नहीं है। तो इस वजह से इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी जो तीनों दिए गए हैं कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है, कालिंजर दुर्ग बादा में है और जो है देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है, ठीक है। एक जो है देवी पाटन मंदिर है, ये भी पूछा हुआ है। तो ये तुलसीपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध स्थल है ये। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो कि 1937 से लेकर के 1937 से 1950 तक थे, ठीक है। 1950 तक राज्य के विधानसभा अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो है देख लीजिएगा कौन है इस समय। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष से भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों यानी प्रादेशिक रियासतों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया। इसका आंसर हो जाएगा 1849 में, ठीक है। 1849 में ब्रिटिश भारत सरकार ने क्या किया था,
स्थानीय सरकारों या रियासतों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया था ताकि 10 वर्ष की जनगणना में सही आंकड़े मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं 132। इसमें कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से शीर्ष 4 राज्य घटते क्रम में कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अगर पश्चिम बंगाल के बाद देखें तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिहार देश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। बिहार का जनघनत्व देश के जनघनत्व से कम है। तो इसका जो आंसर है केवल 1 हो जाएगा, क्योंकि देश में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है। तो कितना है? 11,006 इतना हो जाएगा। ठीक है, 1106 है, जबकि भारत का जनघनत्व है 382 है। तो जो कि बिहार के जनघनत्व से कम है। तो उत्तर प्रदेश का अगर जनघनत्व देखें तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है। 829 है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, यूपी का जनघनत्व। तो किसी क्षेत्र का जनघनत्व व्यक्ति या वर्ग, जो किसी क्षेत्र का जनघनत्व है वो व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 134 नंबर। इसमें कह रहा है एक नगरीय क्षेत्र के लिए अन्य विशेषताओं के साथ जनसंख्या का कितना घनत्व आवश्यक है? तो ये हो जाएगा 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक नगरीय क्षेत्र के लिए कितनी निम्न विशेषताएं जरूरी हैं? पहला है कि जनघनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। दूसरा है कि न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो। और तीसरा है कि कार्यशील पुरुषों की न्यूनतम 75% संख्या गैर कृषि कार्यों में नियोजित हो। तो ध्यान रखिएगा 75% जो है संख्या गैर कृषि कार्यों में नियोजित होनी चाहिए। जनगणना 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल में, केरल। तो केरल हो जाएगा। और संपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर जनगणना 2011 में न्यूनतम वृद्धि दर नागालैंड में दर्ज की गई है। ठीक है, नागालैंड में। तो इसका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। जनगणना 2011 से रिलेटेड है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार, सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान, सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान। ये सुमेलित नहीं है, यहाँ पे हरियाणा हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं 137 नंबर का क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु की संख्या सकल आबादी की कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा 30.8% है। ठीक है, 30.8% है। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में निरक्षर लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निरक्षर लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है, जबकि सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान राज्य में दर्ज की गई है। अगर वृद्धि पूछेगा तो राजस्थान में दर्ज की गई है, वृद्धि राजस्थान में, और कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इसमें है निम्न में से कौन सा राज्य हथनी कुंड बैराज से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा इसमें पूछा है कि नहीं है संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। इसमें जो हथनी कुंड बैराज है, पहले तो ये देख लेते हैं कि किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है यमुना नदी पर स्थित है। हथनी कुंड बैराज जो है यमुना नदी पर स्थित है। और ये जो है 5 राज्यों की परियोजना है। तो इस जो परियोजना से जो संबंधित राज्य है उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब इससे संबंधित हैं। ठीक है, दिल्ली और पंजाब जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, पंजाब जो है इससे संबंधित नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली इससे संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रामगढ़ ताल, सहारनपुर, सिरसी जलाशय मिर्ज़ापुर, औंधी ताल वाराणसी, फुल्लर झील पीलीभीत। तो इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ए रामगढ़ ताल। जो रामगढ़ ताल है ये एक गोखुर झील का उदाहरण भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो है गोरखपुर ज़िले में स्थित है। जो लोग गोरखपुर के हैं उनको पता होगा और देखे भी होंगे लोग, तो ये गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, बाकी जो झीलें दी गई हैं ये बिल्कुल सही है, सही सुमेलित है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 140 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, बाकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो हमने छोड़ दिया है क्योंकि केवल जीएस के ही कराए जा रहे हैं अभी। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गई टेस्ट सीरीज़। अब हम लोग हो सकता है कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ करेंगे जीएस वर्ड की। अगर बाकी ये बचा होगा तो इसको भी करा दिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट जो है जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज़ शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक जो है अपना ध्यान रखिए और अच्छे से जो है पढ़ाई करिए। और हो सकता है कि एग्ज़ाम्स की डेट जो है फरवरी में आ जाए। 4 फरवरी लोग बोल रहे हैं कि ARO का एग्ज़ाम हो सकता है कि 4 फरवरी को हो, लेकिन हो सकता है डेट इसी के आसपास रहेगी। तो आप जो है अपनी तैयारी अपने तरफ से पूरी रखिए क्योंकि डेट कभी भी आ सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक जो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।